Hello everyone, welcome to my channel Bookworm, and in today's video we are going to cover class 8 NCERT वसंत चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियाँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाख होता क्या है। लाख होता है एक ऐसा मटेरियल जिसकी हेल्प से चूड़ियाँ जो होती हैं वो बनती हैं। ये मटेरियल ज़्यादातर चूड़ियाँ बनाने के लिए गाँव में यूज़ होता है। सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पर लेखक जो होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि पूरे गांव में जो उनका गांव था, पूरे गांव में उन्हें एक ही आदमी अच्छा लगता था और वो था बदलू, क्योंकि वो उन्हें लाख की गोलियाँ, यहाँ पर गोलियों का मतलब है चूड़ियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। तो ये जो बदलू था वो उनके गांव में, उनके मामा के गांव में था, लेखक के। तो जब भी लेखक अपने मामा के यहाँ पर जाते थे तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था कि वो जब भी वहाँ से लौटेंगे तो उनके पास अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी चूड़ियाँ होंगी, जो कोई भी बच्चा देखता तो उसका मन जो है वो बैठ जाता उन्हीं को देखकर। वैसे तो मेरे पापा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो यहाँ पर जो लेखक होते हैं वो बताते हैं कि वो अब क्योंकि बदलू उनके मामा के गांव में थे तो इस वजह से वो भी रिश्ते में उनके मामा ही लगते और लेखक को उन्हें बदलू मामा कहकर बुलाना चाहिए था। पर क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे तो लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कह देते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो जो बदलू होते हैं उनका मकान थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ होता है। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था उनके बाहर नीम का, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि लेखक यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो बद्दू काका होते हैं वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के अपना काम किया करते थे और चूड़ियाँ बनाया करते थे, और उन्हीं के बगल में एक भट्टी रखी हुई होती थी जिसमें वे लाख को पिघलाते थे, और एक लकड़ी थी जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से वो जब लाख मुलायम हो जाता, सॉफ्ट हो जाता था तो उसे आकार दे देते थे चूड़ियों का। पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ा कर गोल और चिकना बना देता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन चुकने पर के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो उनके पास एक मुंगेरी यानी कि एक ऐसी स्टिक थी जिसकी हेल्प से वो चूड़ियों को आकार देती थी। जैसे अब ये चूड़ी है, ये उन्होंने पिघलाई, सॉफ्ट करा, उसे शेप दी और फिर उसे इस स्टिक पे रख देते थे और उसकी शेप बना देते थे। जब वो पूरी एक हाथ की चूड़ियाँ बन जाती थी तो उन पे वो कलर कर दिया करते थे। बदलू यह कार्य सदा ही मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो वो मछिए पर बैठा करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। तो हुक्का तो हम सभी जानते हैं, और आप सभी ने जब आप कभी गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर बैठ के जब बातें करते रहते हैं तो हुक्का पीते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। तो उसमें लेखक बताते हैं कि जो उनका दोपहर का टाइम था वो हमेशा बदलू के पास ही कटता था, और उनके आते ही वो बदलू जो होते हैं वो मछियाँ मंगा देते थे उनके लिए बैठने के लिए, और जो बदलू काका होते हैं वो उन्हें लल्ला कहकर बुलाते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह
उसे बलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जो बदलू काका होते हैं वो एक पूरा सेट बना देते थे चूड़ियों का और उन्हें बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप इस तरीके से देखते जैसे नववधू का मतलब है जो नई दुल्हन होती है उसके हाथ की कलाई हो। बदलू मनेहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। पैतृक पेशा का मतलब होता है कि जो बदलू के जो दादाजी थे, फिर उनके जो पिता थे, उन सब का ये चूड़ी बनाने का ही काम था। मतलब जो ऐसे चल रहा हो फैमिली के हिसाब से। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनकी चूड़ियों की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि गांव में जो भी औरतें थी वो सब हमेशा बदलू काका की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो जो आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ पर जो लोग रहते थे वो भी चूड़ियाँ उनसे ले जाया करते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था। उसकी अब अधिक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो वस्तु विनिमय, जो ये वर्ड है वस्तु विनिमय, इसका मतलब है बार्टर सिस्टम। ये हम लोगों ने अराउंड 7th क्लास में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। अब इसका मैं आप लोगों को मतलब बता देती हूँ। बार्टर सिस्टम हम लोगों ने वैसे तो 7th क्लास में भी पढ़ा है, पर जिनको भी याद नहीं है तो बार्टर सिस्टम वो होता है जो एक चीज़ के बदले में हम दूसरी चीज़ देते हैं। तो जो बदलू होता है वो चूड़ियाँ तो दे देता था, लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं देता था। उसके बदले में वो अनाज ले जाया करता था। इनका बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। वो बड़े ही इनोसेंट थे। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। तो वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा सीधे थे और किसी से भी वो झगड़ते नहीं थे। पर जब किसी की शादी आती या कोई फंक्शन होता तो वह ज़िद करते। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। तो पूरी ज़िंदगी अगर चाहो तो बदलू काका से फ्री में चूड़ियाँ ले जाओ, पर अगर किसी की शादी होती तो वो सारी कसर निकाल ही लेते थे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो जब भी घर में किसी का शादी या फंक्शन होता था तो जो बदलू होते थे वो इतनी ज़िद करने लगते कि उन्हें कितनी सारी चीज़ें देनी पड़ती। उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बीवी थी, उनके लिए कपड़े मिलते, अनाज मिलता, उनकी अलग पगड़ी मिलती और बहुत सारे पैसे भी मिलते। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह यह थी कि कांच की चूड़ियों से। तो ये हैं बदलू काका और ये हैं लेखक। जब वो छोटे थे तो बदलू काका को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी 2-4 बातें भी सुना देता। तो अगर उसने बदलू काका ने किसी भी औरत को कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देख लिया होता तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते थे और कुछ तो बातें भी सुना देते थे कुछ बार। मुझसे तो वह घंटे बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है रल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। तो जो बदलू काका होते हैं वो बहुत सारी लेखक से बातें करते हैं। जैसे कभी तो वो पूछते थे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कभी शहर के बारे में बातें होती है। और फिर जो लेखक होते हैं वो कहते हैं कि बदलू काका, शहर में तो सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं औरतें। तो फिर बदलू काका जवाब देते हैं कि भाई बेटा, वहाँ तो बहुत कुछ होता है,
वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि वहाँ तो बीवी अपने पतियों का हाथ पकड़ के बीच रोड पे घूमती हैं और उनकी कलाई तो इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी नाजुक होती है ना कि अगर उन्होंने लाख की चूड़ी पहन ली तो मोच आ जाएगी। यहाँ पे हमें एक फैक्ट बताया हुआ है, हिडन फैक्ट, कि जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं ना वो कांच की चूड़ियों से बहुत भारी होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय की दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसकी यहाँ 2-4 आम खा जाता। तो वो बता रहे होते हैं कि लेखक जब भी उनके घर पहुँच जाते थे तो वो उसके लिए बहुत सारे आम भी दे देता था और दूध भी देता था, मलाई। परंतु इन सब बातों की अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग ही रोज़ वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। 1-2 गोलियों का मतलब है 1-2 चूड़ी बनाकर ला के वो ना दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपनी मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने में वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। तो लेखक भी अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं और जब भी स्कूल खुलने वाला होता था तो वहाँ पर वो आ जाते हैं। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा तभी मेरे पिता का एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तो उनके जो पापा होते हैं लेखक के, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो काफ़ी समय तक अपने घर नहीं मामा के घर नहीं जा पाते हैं। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो जब तक लेखक वहाँ पहुँचे अपने मामा के गांव में तब तक तो इतने बड़े हो गए कि उन्हें लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लगने लगी। हुई कि कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान आया। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान आया। तो जब वो अपने मामा के यहाँ बहुत दिनों के बाद गए तब भी उन्हें बदलू काका के बारे में याद नहीं आया। बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। तो लेखक देखते हैं कि गांव में जितनी भी औरतें हैं वो सब की सब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तो बहुत ही कुछ औरतें होंगी जिन्होंने लाख की चूड़ियाँ पहनी होंगी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तो एक दिन अचानक ही उन्हें बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। तो उनकी जो मामा की लड़की थी यानी कि उनकी जो कज़न थी, एक बार बारिश के मौसम में वो गिर जाती है और जो कांच की चूड़ी होती है वो उनके हाथ में लग जाती है जिससे कि बहुत सारा खून निकलता है। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो मामा तो घर पे थे नहीं, उस लड़की के पापा थे ही नहीं, तो जो भी करा उसके भाई नहीं करा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिलाऊं। तभी अचानक उन्हें बदलू का याद आया तो उसने सोचा कि मैं चलो बदलू काका से मिलने चलता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे के नीचे नीम के नीचे खाट पर लेटा था। तो शाम को घूमते घूमते लेखक जो होते हैं वो बदलू के घर पहुँच जाते हैं और बदलू एक खाट पर लेटा हुआ होता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो लेखक उनसे नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो उसने बदलू काका ने जवाब तो दे दिया कि नमस्ते भैया और वो अपनी खाट से उठकर बैठ भी गए, पर उन्हें पहचान में नहीं आए लेखक, क्योंकि अब लेखक तो बहुत बड़े हो चुके थे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं जनार्दन हूँ। यहाँ पे पता चल गया हमें कि लेखक का नाम जनार्दन होता है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पलट के अतीत का चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए। तो वो ऐसे अब भी उन्हें इसी तरीके से घूर रहे थे जैसे उन्हें याद ही नहीं आया हो। थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद बदलू को याद आ गया कि वो कौन थे। तभी उन्होंने बोला, आ जाओ लल्ला बैठो बैठो।
हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो उन्होंने बताया कि काका अब तो मैं बहुत दिनों से आया ही नहीं हूँ गाँव में, तो आपके पास भी कैसे आ पाता। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम बाकी का चैप्टर जो है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए दूसरी वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।